गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ममता बिश्नोई आपकी बायोलॉजी एजुकेटर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप ज्यादा से ज्यादा इस क्लास के साथ जुड़ जाइए। इस ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, आपके जो क्लासेस चल रही है, इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। अपन ने पिछली क्लास में जो सेल बायोलॉजी थी वो स्टार्ट की थी। इसके अलावा मैंने आपको जो आपके 11th का सिलेबस था वो सिलेबस के बारे में आपको बताया था। और अपन ने जो कोशिका वाली इकाई थी, कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ने के लिए अपन ने स्टार्ट किया था। और जो ये कोशिका विज्ञान है, ये क्यों स्टार्ट किया था, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि सबसे ये बेसिक यूनिट है, सबसे आधारभूत इकाई है, जो बिल्कुल इजी भी है और आपके समझने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैंने आपको ये यूनिट है वो स्टार्ट की थी। और मैं आपको एक बार वापस से बता देती हूँ कि जो पिछली क्लास थी उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, ताकि जो स्टूडेंट्स आज इस क्लास से जुड़े हैं वो इस आपस में कनेक्ट हो जाए, ताकि उनको पता चले कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था और अब आगे अपन क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले पिछली क्लास में मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया था। और सिलेबस के अलावा जो टॉपिक था, अपन ने कोशिका वाला स्टार्ट किया था। तो कोशिका वाले टॉपिक में मैंने सबसे पहले आपको जो कोशिका का बेसिक नॉलेज था वो बताया कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, मृत कोशिका की खोज किसने की थी। और उसके अलावा हमने देखा कि जो कोशिका की संरचना है उसके मुख्य आधारभूत भाग कौन कौन से हैं। तो अपन ने देखा था कि जो कोशिका के सबसे आधारभूत भाग थे, यानी सबसे जो बेसिक थे, वो 3 भाग थे। मैंने आपको बताया कि जो कोशिका होती है उसके सबसे मुख्य 3 भाग होते हैं। 3 भाग मुख्य मैंने कौन कौन से बताए थे। सबसे पहला भाग मैंने जो आपको बताया था वो था बाह्य आवरण। बाह्य आवरण। और मैंने आपको बताया कि कोशिकाओं के अंदर जो बाह्य आवरण है वो 2 प्रकार के होते हैं। जो कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनमें 2 बाहरी आवरण होते हैं, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनमें बाहरी आवरण एक ही प्रकार का होता है। तो ये बाह्य आवरण कौन कौन से हैं, तो देखिए, सबसे पहला जो बाह्य आवरण था वो था कोशिका भित्ति। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति, अपन इसको सेल वॉल भी बोलते हैं। और कोशिका भित्ति के अंदर क्या रहती है, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद अपन लोगों ने देखा था बीच वाला जो एक द्रव पदार्थ था उसको हमने क्या बोला था, कोशिका द्रव्य, या हम उसको प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं या जीव द्रव्य भी बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। और सबसे अंदर वाला जो भाग था वो कौन सा था, वो था केंद्रक, या अपन उसको न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए, जो कोशिका थी उसके मुख्य रूप से मैंने आपको 3 भाग बताए थे, बाह्य आवरण, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। मैंने आपको ये भी बताया कि कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनमें 2 बार बाउंड्री होती है। याद होगा आपको कि कौन कौन सी ऐसी कोशिका होती है जिनमें बाहर की तरफ 2 आवरण होते हैं। स्टूडेंट्स आंसर दीजिए, अगर आप पिछली क्लास में आपको याद है कुछ तो बताइए, ऐसी कौन सी कोशिकाएं जिनमें कोशिका भित्ति भी होती है और कोशिका झिल्ली भी होती है। और कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनमें बाहर की तरफ सिर्फ एक आवरण होता है, और वो आवरण कौन सा होता है ये बताइए। तो पहले आप मेरे क्वेश्चन का ये आंसर दीजिए कि कोशिका के बाहर की तरफ 2 बाहरी आवरण रखने वाली ऐसी कोशिका किस किस जीवों में पाई जाती है। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में इसके बारे में बताया था कि कोशिकाएं जिनके बाहर की तरफ 2 प्रकार के आवरण होते हैं, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनके बाहर की तरफ सिर्फ एक आवरण होता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि जो कोशिकाएं होती है जिनके बाहर की तरफ 2 प्रकार के आवरण होते हैं, वो होती है एक तो पौधों की कोशिका यानी प्लांट सेल या पादप कोशिका, और दूसरे प्रकार की होती है कवकों की कोशिका। यानी अगर आप इन दोनों की कोशिकाएं देखोगे तो इनके बाहर की तरफ आपको दोनों प्रकार के आवरण दिखेंगे। यानी इनके बाहर को आपको कोशिका भित्ति भी दिखाई देगी और कोशिका झिल्ली भी दिखाई देगी। जो बाहर वाला पार्ट है वो क्या है, कोशिका भित्ति, और जो अंदर वाला आवरण है वो क्या है, कोशिका झिल्ली। फिर हम लोगों ने देखा था कि कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनमें 2 आवरण होते हैं, लेकिन बाकी कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनमें सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ एक आवरण होता है। वो आवरण कौन सा होता है, कोशिका झिल्ली। तो जो पादप और कवकों की कोशिका के अलावा अन्य जंतुओं की जो भी कोशिका होगी उनके अंदर सिर्फ क्या होगा, कोशिका झिल्ली होगी, उनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होगी। अगर मैंने आपको पिछली क्लास में ये भी क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम मनुष्य की कोशिका को देखेंगे तो उसकी कोशिका में आपको बाहर की तरफ कितने आवरण दिखाई देंगे, तो आपको पता होगा मनुष्य क्या जंतु है, वो पादप और कवक नहीं है।
मनुष्य जंतु है तो मनुष्य की कोशिका में बाहर की तरफ आपको कितने आवरण दिखाई देंगे? बाहर की तरफ एक आवरण दिखाई देगा, कोशिका झिल्ली। यानी मनुष्य की कोशिका में आपको कोशिका भित्ति नहीं दिखाई देगी। तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में बिल्कुल बेसिक बताया था, कोशिका का आवरण, जिसमें हमने इसमें से विस्तार किसको देख लिया था? कोशिका भित्ति को। कोशिका भित्ति को मैंने कुछ आपको पॉइंट बताए थे कि कोशिका भित्ति होती है वो पादप और कवकों की कोशिका में पाई जाती है। जो पादपों की कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। जो कवकों की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। और जीव जंतुओं की जो कोशिका होती है उनमें कोशिका भित्ति नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? कोशिका झिल्ली। उसके अलावा जो कोशिका भित्ति होती है ना, यानी ये बाहर वाला जो आवरण है, ये सभी पदार्थों को अंदर आने देता है, सभी को बाहर जाने देता है, यानी किसी को नहीं रोकता है, अर्थात ये सभी के लिए पारगम्य होता है। अरुणा दादीज, वेरी गुड आफ्टरनून। आपकी आज फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं। मैंने आपको बिल्कुल बताया था कि पिछली क्लास में हमने जो सिलेबस था उसके बारे में डिस्कस किया था, और उसके अलावा हमने क्या देखा था कि जो कोशिका थी उसकी कुछ खोज से संबंधित मैंने पॉइंट बताए थे। ये जो भी आपके सामने बनाया हुआ है ये मैंने बिल्कुल बना के डायग्राम समझाया था कि कोशिका के 3 मुख्य रूप से आवरण होते हैं, और इनमें से मैंने कोशिका भित्ति को विस्तार से समझा दिया था, जो पॉइंट मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो अभी तक कोई लेट नहीं है, आप अभी आगे के जो नेक्स्ट वीडियो पूरे देखते जाएंगे तो आपका सिलेबस बिल्कुल अभी स्टार्टिंग से ही हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो कोशिका का भित्ति है वो सभी पदार्थों को अंदर आने देती है, सभी को बाहर जाने देती है, यानी किसी भी पदार्थों को रोकती नहीं है। तो ऐसा आवरण जो सभी पदार्थों को आने जाने दे उसको क्या बोला जाता है? पारगम्य। लेकिन जो कोशिका झिल्ली होती है ना, वो सब पदार्थों को नहीं आने देती, वो क्या करती है? कुछ पदार्थों को आने देती है और कुछ पदार्थों को रोक देती है, इसलिए कोशिका झिल्ली को बोला जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या इसको बोला जाता है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। ऐसा आवरण जो चयन कर करके पदार्थों को आने जाने देता है उसको बोलते हैं अर्धपारगम्य या चयनात्मक पारगम्य। जबकि जो कोशिका भित्ति होती है वो सभी पदार्थों को आने जाने देती है, इसलिए इसको बोलते हैं पारगम्य झिल्ली। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो कोशिका झिल्ली होती है वो तो बिल्कुल लचीली होती है, जबकि कोशिका भित्ति होती है वो कठोर और दृढ़ होती है। इसका क्या फर्क पड़ेगा कि ये जो कोशिका भित्ति होती है ये कोशिका के चारों तरफ जो आवरण है उसको फिक्स बना के रखती है, इस कोशिका को इधर उधर इसके आकार को चेंज नहीं होने देती है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि कोशिका के आवरण को निश्चित बनाए रखने के लिए कौन सा आवरण आवश्यक होता है? तो ध्यान रखना, कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका के आवरण को निश्चित बना के रखती है, जबकि जो झिल्ली होती है वो तो लचीली होती है, इधर उधर हिल जाती है, तो उससे उसके जो शेप है कोशिका का वो फिक्स नहीं रह सकता। तो फिक्स रखने का काम कौन सा आवरण करता है? कोशिका भित्ति। अब आज अपन स्टार्ट करते हैं आगे विस्तार से पढ़ना, जो है कोशिका झिल्ली। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या अपन इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। मैंने आपको बताया कि कोशिकाएं होती है उनके अंदर जो सबसे अंदर वाला लचीला आवरण होता है उसको हम क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। अब जरूरी नहीं है कि कोशिकाओं में भित्ति हो या ना हो, अगर भित्ति होगी तो भी कोशिका झिल्ली होगी, अगर कोशिका भित्ति नहीं होगी तो भी झिल्ली होगी। यानी कोशिका झिल्ली सब कोशिकाओं में पाई जाती है, चाहे भित्ति हो या ना हो, उससे कोशिका झिल्ली पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान रखना कि कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, एकमात्र अपवाद है विषाणु या वायरस की कोशिका। यानी विषाणु की कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं होती है, विषाणु या वायरस की कोशिका को छोड़कर बाकी आप जो भी कोशिकाएं देखोगे सब के अंदर क्या पाई जाएगी? सब में कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। यानी कोशिका भित्ति अगर पौधों में होगी तो भी झिल्ली होगी, अगर जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होगी तो भी कोशिका झिल्ली होगी। तो कोशिका झिल्ली सब कोशिकाओं में पाई जाती है। अपवाद क्या है? विषाणु या वायरस। ध्यान रखना आप, विषाणु या वायरस की कोशिका को छोड़कर बाकी सभी कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। नंदिनी वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से जल्दी स्टूडेंट्स क्लास के साथ जुड़ जाइए, ताकि आप क्लास का साथ में पढ़ने से ये फायदा रहेगा कि आप बराबर जो वीडियो देखोगे उसमें जो भी आपको डाउट आ रहा है वो आप डाउट पूछ सकते हो, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा।
इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज फिक्स टाइम पे ही क्लास के साथ इसका फायदा उठाएं, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि कोशिका झिल्ली के अन्य कौन कौन से पॉइंट है इसकी खोज से संबंधित, इसकी संरचना से संबंधित। तो देखिए 1950 के अंदर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की गई थी और उसी समय कोशिका झिल्ली की संरचना का ज्ञान हुआ। इसका मतलब है कि जो कोशिका होती है वो बिल्कुल सूक्ष्म संरचना होती है और कोशिका को बिना सूक्ष्मदर्शी के माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। और जो ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है इससे बिल्कुल बारीक से बारीक चीज देखी जा सकती है। तो जब 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई तब जो कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली थी ना उसकी संरचना का ज्ञान हो पाया। तो क्वेश्चन आता है कि कोशिका की संरचना का विस्तृत ज्ञान कब हुआ या किसकी खोज के बाद हुआ। तो आपको ये सन भी ध्यान रखना है, नाम भी ध्यान रखना है कि सन 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही कोशिका की संरचना का विस्तृत ज्ञान हुआ। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो लचीली होती है, यानी कोशिका भित्ति होगी वो कठोर होगी, लेकिन जो कोशिका झिल्ली होती है वो कैसी होती है, लचीली होती है। कोशिका झिल्ली होती है वो लचीली होती है, यानी ये बिल्कुल पॉलीथीन के थैली के समान होती है जो कभी फैल जाती है कभी सिकुड़ जाती है। तो कोशिका के आवरण को फिक्स बना के नहीं रख सकती। अगर आपको कोशिका के आवरण को फिक्स बना के रखना है तो इसके ऊपर आप क्या रखोगे, कोशिका भित्ति, क्योंकि जो कोशिका भित्ति होती है ना वो आवरण को क्या करती है, बिल्कुल फिक्स बना के रखती है, फैलती सिकुड़ती नहीं है। तो ध्यान रखना जो कोशिका झिल्ली होती है। धर्माराम वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा क्लास के साथ जुड़िए। तो देखिए जो कोशिका झिल्ली होती है वो बिल्कुल लचीली होती है और कोशिका झिल्ली है वो किस किस से बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो वसा और प्रोटीन से बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन से बनी होती है। इसलिए इसको फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोग्लिसराइड कई नाम देते हैं क्योंकि इनके साथ में आगे जाके कार्बोहाइड्रेट भी जुड़ जाते हैं। जो कोशिका झिल्ली के अंदर वसा और प्रोटीन होता है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है ये मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो कोशिका झिल्ली होती है ना वो इस प्रकार की संरचना बनी हुई होती है उसकी। ये जो आपको दो लाइनें दिखाई दे रही है ना ये क्या है, प्रोटीन है। मैंने आपको बताया कि कोशिका झिल्ली में क्या क्या होता है, प्रोटीन और वसा। और तो जो वसा होगी वो बीच में इस प्रकार रहेगी, जैसे मैंने आपको नाम लिया था सैंडविच मॉडल, यानी सैंडविच के समान लगभग संरचना होती है। तो कोशिका झिल्ली को जब सबसे पहले वैज्ञानिकों ने देखा तो उन्होंने यही बोला कि हाँ इसकी कोशिका झिल्ली की संरचना है वो सैंडविच के समान होती है। तो और उन्होंने इस मॉडल को नाम भी दे दिया था सैंडविच मॉडल। लेकिन जब इसको पूर्ण रूप से अच्छी तरह इसका अध्ययन किया, इसको देखा गया, तब पता चला कि नहीं बिल्कुल सैंडविच के समान इसकी संरचना नहीं होती, इसमें कुछ अलग डिफरेंस भी होता है। ये क्या डिफरेंस होता है, अगर देखिए साइड में क्या है, प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, और बीच में क्या है, वसा। अगर सिर्फ इस प्रकार की संरचना होती तो वो मॉडल बिल्कुल सक्सेस हो जाता सैंडविच मॉडल, क्योंकि ये संरचना आपको सैंडविच के समान दिखाई दे रही है। लेकिन फिर क्या देखा गया कि जो कोशिका झिल्ली होती है ना वो सब पदार्थों को आने नहीं देती है, कुछ पदार्थों को आने देती है, कुछ को नहीं आने देती है। यानी ये जो वसा में घुलने वाले पदार्थ होते हैं उनको तो कोशिका झिल्ली पार होने देगी, लेकिन जो जल में घुलने वाले पदार्थ होते हैं इनको ये अपने में से पार नहीं होने देती। अब अगर जल में घुलने वाले इसमें से पार नहीं होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कोशिका के अंदर जल को लाना आवश्यक है। अगर झिल्ली नहीं आने देगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए क्या किया गया कि इस कोशिका झिल्ली में प्रोटीन की सुरंग बनाएगी, यानी सुरंग बनाने के लिए प्रोटीन का उपयोग किया गया इस प्रकार। अब जो जल में घुलने वाले पदार्थ है वो इस प्रोटीन में से आ जाएंगे, सुरंग में से, और जो वसा में घुलने वाले पदार्थ है वो क्या है, यहाँ से डायरेक्ट आ जाएंगे। तो अब देखिए ये संरचना क्या है, सैंडविच के समान नहीं रही है, सैंडविच के समान ये संरचना नहीं रही है। तो फिर इसको नाम दे दिया तरल मोज़ेक सिद्धांत। यानी उसने बताया कि ये जो संरचना दिखाई दे रही है इस प्रकार की है कि जैसे समुद्र के अंदर द्वीप रहते हैं, कुछ द्वीप होते हैं वो बिल्कुल साइड में रहते हैं, कुछ द्वीप होते हैं वो बीच में रहते हैं, और पूरा समुद्र का पानी है। तो उन्होंने नाम दे दिया तरल मोज़ेक सिद्धांत, फ्लूइड मोज़ेक थ्योरी, तरल मोज़ेक सिद्धांत। इसमें उन्होंने क्या बताया कि जिस प्रकार समुद्र के अंदर
द्वीप डूबे रहते हैं, कुछ साइड में होते हैं, कुछ बीच में होते हैं, उसी प्रकार इस समुद्र रूपी वसा के अंदर क्या है, प्रोटीन रहते हैं, जो कुछ तो साइड में होते हैं, कुछ बीच में होते हैं। इन प्रोटीनों को भी नाम दे दिया था अलग अलग। जो साइड में थे उनको परिधीय प्रोटीन बोल दिया था, और जो बीच में थे इसको सुरंग प्रोटीन, अंतर्वृष्ट प्रोटीन, कई नाम दिए गए थे इनके। तो मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक जो आइडिया बताया मैंने, आपको दिमाग में होना चाहिए कि कोशिका झिल्ली की संरचना किस प्रकार बनी होती है, कि कोशिका झिल्ली में जो वसा होती है वो बीच में रहती है, और जो प्रोटीन होती है वो कुछ प्रोटीन होती है वो बिल्कुल किनारे पर होती है, कुछ प्रोटीन होती है जिनकी सुरंग बनी रहती है, यानी वो मध्य में भी पाई जाती है। और इन सुरंग प्रोटीन को बनाने का मकसद क्या था, कि जो जल में घुलने वाले पदार्थ है वो अगर डायरेक्ट नहीं जा सकते कोशिका झिल्ली में से, तो उनको सुरंग में से क्या किया जाता है, आर पार करवाया जाता है। इसी कारण इन सुरंग प्रोटीन को बनाया गया। उसके अलावा जो ये कोशिका झिल्ली के अंदर वसा है ना, ये बिल्कुल लिक्विड पार्ट होता है, ज्यादा लिक्विड तो नहीं होता लेकिन कुछ लिक्विड होता है, गाढ़ा पदार्थ होता है, जिससे क्या होती है कि ये प्रोटीन होती है ना, ये इधर उधर गति करती रहती है, पूरी मुड़ तो नहीं सकती लेकिन ये साइड में थोड़ी थोड़ी जिग जैग मूवमेंट करती रहती है। ये प्रोटीन भी थोड़ी इधर खिसकेगी, ये इधर खिसकेगी, वापस इस प्रकार इधर उधर ये थोड़ी थोड़ी हिलती रहती है। इसका फायदा क्या होगा, यानी इसको बोलते हैं वसा की तरलीय प्रकृति, वसा की तरलीय प्रकृति। और तरलीय प्रकृति से क्या फायदा होगा, कि जो कोशिका के अंदर कुछ उत्सर्जी पदार्थ है, अगर वसा प्रोटीन की टनल में आ गई तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वसा तो जा सकती है लेकिन जल वाले वसा वाली स्थान से नहीं जा सकते। तो टनल वाली प्रोटीन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वसा वाले पदार्थ भी उसमें से जा सकते हैं। लेकिन इसको बनाया किसके लिए गया है, इसको बनाया गया है जल में घुलने वाले पदार्थों के लिए। ये पूछा था नंदिनी ने क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छी बात है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसकी जो तरलीय प्रकृति होती है वसा की, इसका मतलब क्या है कि जो ये प्रोटीन है आपस में इधर उधर थोड़ी थोड़ी गति करते रहेंगे। अब गति करते रहने से क्या होगा, कि जो कोशिका की झिल्ली के अंदर इस प्रकार की थोड़ी थोड़ी मूवमेंट होगी। अब मूवमेंट होगी तो क्या होगा, कि कोशिका के अंदर कुछ उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, इससे बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी इसकी उत्सर्जन प्रकृति हो जाएगी, कुछ स्राव प्रवृत्ति भी हो जाएगी। किसके कारण, वसा की तरलीय प्रकृति के कारण। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना कि जो कोशिका झिल्ली होती है उसकी स्राव प्रवृत्ति क्यों होती है या अवशोषण प्रवृत्ति क्यों होती है, क्योंकि वसा की तरलीय प्रकृति के कारण प्रोटीन और जो भी पदार्थ है वो इधर उधर गति कर सकते हैं। इसी के कारण इसकी क्या होती है, स्राव प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपके सामने है बिल्कुल। ये सिद्धांत ध्यान रखना, कोशिका झिल्ली का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा था, कोशिका झिल्ली का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत था तरल मोज़ेक सिद्धांत। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, कोशिका झिल्ली किस किस से बनी होती है, कोशिका झिल्ली वसा और प्रोटीन से बनी होती है, जिसमें वसा बीच में रहती है, प्रोटीन कुछ प्रोटीन होती है वो साइड में रहती है, कुछ प्रोटीन बीच में रहती है। आपके सामने बताया हुआ भी है कि प्रोटीन दो प्रकार की होती है, एक होती है परिधीय और एक होती है अंगभूत। तो देखिए जो दोनों साइड में प्रोटीन है ना, उन प्रोटीन को अपन क्या बोलेंगे, परिधीय प्रोटीन। ये भी परिधीय प्रोटीन और ये भी परिधीय प्रोटीन। मैं आपको यहाँ पे ये डायग्राम बता के इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि अगर आप सीधा पढ़ के बुक वाला डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। वो बुक वाला डायग्राम भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले आप यहाँ से समझना ताकि आपको पता चले कि हाँ बिल्कुल बेसिक संरचना कैसे होती है। क्योंकि अगर आप जो बुक वाला डायग्राम सीधा देखोगे तो आपको उसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप पहले यहाँ से देखो कि कोशिका झिल्ली की जो बेसिक मैंने डायग्राम बताया उसमें क्या क्या चीज कहाँ पर होती है। अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया तो फिर जो डायग्राम है बुक का वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए जो साइड में प्रोटीन है बिल्कुल किनारे पे रहती है उनको क्या बोला गया, उनको बोला गया परिधीय प्रोटीन। और जो बीच में प्रोटीन है जो सुरंग के रूप में है उनको क्या बोलेंगे, अंगभूत प्रोटीन। उनको हम बोलेंगे अंगभूत प्रोटीन। आपके सामने लिखा हुआ भी है कि प्रोटीन है वो दो प्रकार की होती है। पहले प्रकार की है परिधीय प्रोटीन और दूसरे प्रकार की है अंगभूत प्रोटीन। परिधीय प्रोटीन यानी जो बिल्कुल किनारे पर रहती है, परिधि पर रहती है, उसको बोलते हैं परिधीय प्रोटीन। और जो बीच में रहती है उसको बोलते हैं अंगभूत प्रोटीन। उसके अलावा आपके इनके दोनों के परसेंटेज भी दिए हुए हैं कि कोशिका झिल्ली के अंदर प्रोटीन कितने परसेंट होती है और वसा कितने परसेंट होती है। तो ध्यान रखना जो प्रोटीन होती है वो 52% 52% और जो वसा होती है वो होती है 40% यानी 40%। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये बिल्कुल बेसिक आइडिया पता चला कोशिका झिल्ली की संरचना का कि कोशिका झिल्ली की संरचना है वो किस प्रकार होती है।
फिर मैं देखिए जो वसा और प्रोटीन से बनी, यहां से आपको पॉइंट समझ आ गया। जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें क्या लिखा हुआ है कि जल का ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर तथा अध्रुवीय सिरा अंदर की ओर रहता है। यानी इसमें जल से जो रागी रखने वाली प्रोटीन होती है ना वो तो कॉर्नर पर रहती है। यहाँ पर जो बिल्कुल कॉर्नर वाला पार्ट होता है ना वो तो जल से प्रेम रखता है, लेकिन जो अंदर वाला पार्ट है ना वो जल को आने नहीं देगा। यानी यहाँ पर कोशिका में वसा वाली ये जो भी परत है या प्रोटीन की जो भी परत है, इनके अंदर दो प्रकार के भाग होंगे, एक तो किनारे वाले होंगे और एक कैसे होंगे, एक बीच में वाले होंगे। जो किनारे वाले होंगे ना वो क्या करेंगे, जल से राग रखेंगे, यानी ध्रुवीय सिरा बोलेंगे हम उसको। और जो अंदर वाले भाग होंगे ना वो जल से राग नहीं रखेंगे, यानी हम उनको क्या बोलेंगे, अध्रुवीय सिरा। क्वेश्चन आता है कि जल से रागी रखने वाला धीरा जो सिरा होता है वो कोशिका झिल्ली में कहाँ की तरफ रहता है, उसका मुंह बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। तो ध्यान रखना जो जल से रागी होगा, ध्रुवीय सिरा होगा, पोलर होगा, वो क्या होगा, उसका मुंह बाहर की तरफ होगा। और जो अंदर की तरफ होगा ना वो अध्रुवीय सिरा होगा, यानी वो जल से स्नेह नहीं रखेगा। इसी के कारण तो जल को अपन ने किस में डाला, परिधीय इसमें सुरंग वाली प्रोटीन के अंदर डाला, क्योंकि ये सिरा तो जल को आने देता लेकिन आगे वाला फिर इसको जाने नहीं देता। तो ध्यान रखना जो जल के अंदर दो सिरे होते हैं, एक होता है ध्रुवीय सिरा, जल का ध्रुवीय सिरा तथा अध्रुवीय सिरा। ये लाइन आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी में दी हुई है, ध्यान रखना। जल का ध्रुवीय सिरा कहाँ रहता है, बाहर की ओर रहता है, और जो जल का अध्रुवीय सिरा है वो अंदर की ओर रहता है। बाहर की ओर रखने वाला जल से प्रेम है, यानी वो जल को आर पार आने देता है, जबकि जो अंदर वाला सिरा है वो जल से प्रेम नहीं रखता, वो जल को आने नहीं देता। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने लाइन लिखी हुई है कि कोशिका झिल्ली के वसा के घटक, यानी कुछ कोशिका झिल्ली के अंदर जो वसा होती है ना उस वसा से कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जुड़े रहते हैं, उनको क्या बोलेंगे, फॉस्फोग्लिसराइड्स। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि कोशिका झिल्ली के वसा के घटक क्या कहलाएंगे, वसा के घटक क्या कहलाएंगे, फॉस्फोग्लिसराइड्स। यानी कोशिका झिल्ली में जो वसा उपस्थित है उससे जो कार्बोहाइड्रेट जुड़े रहेंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, फॉस्फोग्लिसराइड्स। तो यहाँ तक ये आपको पॉइंट समझ में आए। फिर ये डायग्राम था कोशिका झिल्ली का, प्रोटीन और वसा की प्रतिशत ध्यान रखना। और ये प्रोटीन और वसा की प्रतिशत सबसे पहले जो लाल रक्त कणिका है उसकी कोशिका झिल्ली को देखकर पता लगाया गया। तो ध्यान रखना, पानी क्यों नहीं जाता है नंदिनी, क्योंकि ये इनका गुण होता है कि ये पानी को नहीं जाने देती। ये रागी होते हैं, कुछ ध्रुवीय सिरे होते हैं, कुछ अध्रुवीय सिरे होते हैं। यही तो मैंने आपको भी बताया कि जो अपन देखते हैं कि कुछ पदार्थ भी ऐसे होते हैं, केमिकल मटेरियल ऐसे होते हैं, जो कुछ होते हैं जो जल से क्रिया नहीं करते हैं, कुछ होते हैं जो जल से क्रिया करते हैं। ठीक है, आपने लिखा है नंदिनी की पानी क्यों नहीं जाता है वसा में, यही कारण है कि जो जल के वो सिरे होते हैं वो पानी को आर पार जाने नहीं देंगे। उनकी जो रिएक्शंस होती है उसमें वाटर होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है, इसी कारण पानी वसा में से नहीं गुजर, इस जो वसा वाला पार्ट है इसमें से नहीं गुजर पाता है डायरेक्ट। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए सुरंग प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो जो ये जो प्रोटीन और वसा का प्रतिशत बताया गया ना, ये सबसे पहले ये भी ध्यान रखना कि कोशिका झिल्ली में वसा और प्रोटीन का जो प्रतिशत बताया गया था वो किसकी संरचना में देकर बताया गया। तो ध्यान रखना, आरबीसी की कोशिका झिल्ली को देखा गया और उसमें ये पता लगाया कि इसमें प्रोटीन कितने प्रतिशत होती है और वसा कितने प्रतिशत होती है। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, लाल रक्त कणिका के अंदर जब कोशिका झिल्ली को देखा गया तो पता लगाया गया कि इसके अंदर प्रोटीन कितने प्रतिशत होती है और वसा कितने प्रतिशत होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको बिल्कुल बेसिक पता चला कोशिका झिल्ली की संरचना का। समझ में आया कि नहीं आया स्टूडेंट्स, बताइए। जो यहाँ तक मैंने संरचना बताई आपको कोशिका झिल्ली की कि इसमें वसा होती है, प्रोटीन होती है, और कहां पर कौन सी भाग उपस्थित रहता है, प्रोटीन होती है वो बाहर की तरफ उपस्थित रहता है, जो वसा होती है वो अंदर की तरफ उपस्थित रहती है, और कुछ टनल प्रोटीन या सुरंग प्रोटीन होती है जो जल रागी भाग को आगे पास करवाने के लिए बनाई जाती है। इसी के आधार पर कोशिका झिल्ली की संरचना का जो सिद्धांत दिया गया था वो क्या था, तरल मोज़ेक सिद्धांत। राधिका सिकवाल, समझ में आ गया? ओके, तो अब अपन आगे देखते हैं कोशिका झिल्ली की। एनसीईआरटी में जो आपके डायग्राम बताया था वो बताती हूँ मैं आपको। देखिए आपके सामने जो डायग्राम है वैसा डायग्राम आपको बुक में दिखा हुआ बताया गया है।
तो इसके अंदर देखिए जो ये संरचना है बीच वाली, ये प्रोटीन, टनल प्रोटीन है, ये सुरंग प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है ये? सुरंग प्रोटीन। जो मैंने आपके सामने ये संरचना बताई थी ना, जिसको मैंने लिखा था अंगभूत प्रोटीन, उसके अंदर वो संरचना बताई गई है। नंदिनी समझ में आ गया? ओके। तो ये जो अंगभूत प्रोटीन बताई गई है डायग्राम में सेम ये संरचना है। देखिए जो बीच वाला आपको भाग दिखाई दे रहा है रेड कलर का, वो क्या है? सुरंग प्रोटीन, जिसमें से जल रागी भाग आने वाले हैं, H2O पानी वाले भाग। और जो साइड के अंदर जो ये आपको रेड कलर की ये दिखाई दे रही है ना रिंग के जैसी, ये सब क्या है? ये है परिधीय प्रोटीन। परिधीय प्रोटीन, ये भी क्या है? परिधीय प्रोटीन। और इनसे जो ये येलो कलर के है ना, ये कुछ कार्बोहाइड्रेट जुड़े हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो देखिए जो आपको संरचना, और बीच के अंदर जो आपको ये पूरा पार्ट, जो पार्ट यहां से लेकर यहां तक दर्शाया गया, वो सब क्या है? बीच वाला पार्ट ये है वसा। तो तरल मोज़ेक सिद्धांत, यानी जिस प्रकार समुद्र के अंदर द्वीप धसे रहते हैं, उसी प्रकार कोशिका झिल्ली में वसा रूपी समुद्र में क्या धसे रहता है? प्रोटीन। कुछ तो परिधीय प्रोटीन है जो किनारों पर है। देखिए ये वाले प्रोटीन जो किनारों पर है, सिर्फ ये बीच में नहीं जा रहे, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ है? किनारों पर है। ठीक है। लेकिन ये जो प्रोटीन है ना, ये आर पार है पूरी कोशिका के, यानी पूरी वसा के अंदर धसी हुई है, इसलिए इसको बोल दिया सुरंग प्रोटीन, या अपन इनको अंतर्वृष्ट प्रोटीन भी बोल सकते हैं। तो ये आपके सामने अब डायग्राम आपको समझ में आया कि नहीं आया? जो आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है वही मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रोटीन भी दिखाई गई है, दोनों प्रोटीन, परिधीय अंतर्वृष्ट प्रोटीन, सुरंग प्रोटीन और वसा। समझ में आया कि नहीं आया? अब आपके सामने ये बुक वाला डायग्राम प्रस्तुत किया है मैंने। स्टूडेंट्स समझ में आया कि नहीं है आपको? अब तो पता चल गया हो गया, क्योंकि अगर आप सीधा इस डायग्राम को देखते तो आपको पता नहीं चल पाता कि कहां पर वसा है, कहां प्रोटीन है, कहां सुरंग प्रोटीन है, कहां परिधीय है। लेकिन वो डायग्राम देख के अगर आप इस डायग्राम को पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, और उसमें आपके मार्किंग भी की हुई है, जो बुक का डायग्राम है उसके अंदर, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए डायग्राम को ध्यान से। और बीच वाला जो ये पूरा पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट किसका है? वसा का है, जो थोड़ा सा गाढ़ा पदार्थ है, और इसमें जो प्रोटीन है वो हिलती रहती है थोड़ी थोड़ी, जिसके कारण हाँ ये कलर वाला डायग्राम है। अरुणा दादी धर्माराम कलर वाला डायग्राम ही है ये, या कोई और प्रॉब्लम है आपके? अच्छा क्लियर हो गया आपके? ठीक है, ओके। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कोशिका झिल्ली वाला। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया आपके? तो नेक्स्ट देखते हैं अपन केंद्रक। अगली जो संरचना है वो संरचना कौन सी है? केंद्रक, या अपन इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे पहले मैंने आपको पहली क्लास में भी देखा था, राधिका सिकवाल क्लियर हो गया? ओके। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो कोशिका के सबसे अंदर वाला पार्ट है, यानी ये तो बाहरी आवरण हो गए, चाहे एक हो या दो, अभी अपन को इसमें ध्यान नहीं देना है कि बाहर भित्ति है या झिल्ली है या दोनों है या सिर्फ झिल्ली है। अपन को सिर्फ अभी यही ध्यान रखना है कि अंदर का पार्ट क्या है। तो अंदर एक गोलाकार भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं? केंद्रक। और केंद्रक के ऊपर एक जो झिल्ली होती है उसको क्या बोला जाता है? केंद्रक झिल्ली। ये न्यूक्लियस, और ये ऊपर होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अंदर वाला पार्ट है जो गोलाकार बीच का भाग है, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस या केंद्रक, और न्यूक्लियर के ऊपर होगी, न्यूक्लियस के ऊपर होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसको हम केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। ध्यान रखना, जो कोशिका झिल्ली होती है वो कोशिका के, जो कोशिका के ऊपर झिल्ली होती है वो होती है कोशिका झिल्ली, और जो केंद्र के ऊपर झिल्ली होती है वो होती है केंद्रक झिल्ली। टाइगर किंग क्या बोल रहे हैं? मैम आपकी आवाज कैसी है? ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, मैं कुछ सुधार करने की कोशिश करूंगी।
तो देखिए केंद्र का जो पहला पॉइंट था कि केंद्र की खोज किसके द्वारा की गई थी, केंद्र की खोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा। और कब की गई थी, 1831 के अंदर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सन भी आपको ध्यान रखना है और जो वैज्ञानिक का नाम है वो भी आपको ध्यान रखना है कि केंद्र की खोज कब की गई थी। केंद्र की खोज की गई थी सन 1831 में और रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। ठीक है, फिर दूसरी लाइन आपके सामने लिखी हुई है कि इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, न्यूक्लियर को। केंद्र को बोला जाता है कोशिका का नियंत्रण केंद्र यानी कंट्रोल सेंटर। अब देखिए ये जो आपके सामने नाम आया नियंत्रण केंद्र या कंट्रोल सेंटर, क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो कोशिका की जितनी भी क्रियाविधि होती है ना उन सब का कंट्रोल कौन करता है, ये केंद्र करता है। जितनी भी इसके अंदर रिएक्शन होगी जेनेटिक फॉर्म में भी क्या करता है, ये केंद्र पूरी कोशिका की क्रियाओं को नियंत्रण करता है। आपको पता होगा जहां पर पूरा कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, उसी को क्या बोला जाता है, नियंत्रण केंद्र। तो ध्यान रखना कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसको बोलते हैं, केंद्र को बोलते हैं। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, सन 1831 के अंदर। अब अपन देखते हैं केंद्र के बारे में कुछ पॉइंट बताती हूँ मैं आपको। ये जो आपके सामने संरचना दिखाई दे रही है, देखिए ए न्यूक्लियस यानी ए केंद्रक। जो केंद्रक होता है ना इसके अंदर दो संरचनाएं पाई जाती है मुख्य रूप से। जो पहली संरचना होती है उसको बोलते हैं केंद्रिका या इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस या हम इसको क्या बोलेंगे, केंद्रिका। ठीक है, फिर उसके बाद एक संरचना और पाई जाती है केंद्र के अंदर, उसको बोलते हैं गुणसूत्र या यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन बोलते हैं गुणसूत्र की जो प्रारंभिक संरचना होती है ना उनको बोलेंगे गुणसूत्र। यानी क्रोमेटिन से मिलकर क्या बनते हैं, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे, गुणसूत्र। तो आपको जो ये लड़ियां दिखाई दे रही ना जो बिल्कुल उलझे हुए धागे जैसी दिखाई दे रही है, ये संरचना है क्रोमेटिन। और इन क्रोमेटिन से मिलकर फिर जो क्रोमोसोम बनेंगे ना वो बिल्कुल ऐसे व्यवस्थित हो जाएंगे, इस प्रकार रहेंगे कोशिका के केंद्रक में जो गुणसूत्र है वो। यानी आपको पता होगा जो गुणसूत्र होगा ना वो क्या होगा, बिल्कुल व्यवस्थित रूप में होगा। देखिए जो नंदिनी आप बोल रहे हो कि रॉबर्ट हुक ने न्यूक्लियस की खोज नहीं की, मैंने न्यूक्लियस में रॉबर्ट हुक नहीं बताया, रॉबर्ट ब्राउन बताया। जो रॉबर्ट हुक था उसने कोशिका की खोज की थी, उसने मृत कोशिका को देखा था और कोरक की कोशिकाओं के अंदर देखा था, जबकि रॉबर्ट ब्राउन है उसने केंद्र की खोज की थी। ठीक है, तो देखिए जो केंद्रक है उसके अंदर दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। पहला जो संरचना है वो है केंद्रिका या हम उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। जो आपको बिल्कुल एक गोलाकार भाग दिखाई दे रहा है ये संरचना केंद्र के अंदर है। आप ध्यान रखना जो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है ना ये कोशिका का नहीं, ये केंद्रक का है। यानी कोशिका तो ये थी और कोशिका के अंदर जो ये केंद्रक था ना ये संरचना है अब आपके सामने जो आपको ये दिखाई दे रही है। और इसके बाद देखिए ये जो बिल्कुल लेयर है ना डबल लेयर, ये क्या है, केंद्रक झिल्ली है। केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये वाली संरचना है बाहर वाली। यानी कोशिका के अंदर से केंद्रक निकालकर आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। तो केंद्रक के अंदर दो संरचनाएं बताई गई है। पहली संरचना है वो है केंद्रिका और जो दूसरी संरचना है वो होते हैं गुणसूत्र। अभी ये जो गुणसूत्र है ना ये व्यवस्थित नहीं है, बिल्कुल धागे के रूप में संरचना है, तो इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। और जब ये क्रोमेटिन बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएंगे तो क्या बना देंगे, क्रोमोसोम या गुणसूत्र। फिर ये संरचना आपको इस प्रकार दिखाई देगी। जब कोशिका विभाजन होना स्टार्ट होगा तो ये गुणसूत्र आपको इस प्रकार दिखाई देंगे। और जो गुण केंद्रक है उसके ऊपर ये झिल्ली क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैंने आपको ऊपर बताया केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। और कहीं कहीं पर केंद्रक झिल्ली के बीच में ये स्पेस पड़ा रहता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है, तो आपके सामने केंद्र की बिल्कुल संरचना दिखाई गई है, ध्यान से देख लीजिए। मुख्य रूप से यहाँ पर दो पॉइंट ध्यान रखने हैं कि जो केंद्रक होता है ना उसके अंदर दो संरचनाएं पाई जाती है। जो पहली संरचना है वो है केंद्रिका और दूसरी संरचना है वो है गुणसूत्र या क्रोमोसोम। जो केंद्रिका होती है उसका काम होता है आरएनए का निर्माण करना, आरएनए का निर्माण करना।
राइबोन्यूक्लिक अम्ल। और फिर ये जो RNA होगा ना, ये किसका निर्माण करेगा? ये करेगा राइबोसोम का निर्माण। ये प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगी। राइबोसोम होता है कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन संश्लेषण इकाई होती है राइबोसोम, जो केंद्रक में नहीं होगा, कोशिका द्रव्य में होगा, लेकिन उसका निर्माण करने वाला जो भाग है वो क्या है? केंद्रिका है। और वो कहाँ पाई जाती है? केंद्रक के अंदर। जो गुणसूत्र होते हैं वो भी केंद्र के अंदर होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखिए कि जो हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको नाम बताऊंगी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम, वो सब की सब संरचना यहाँ पर कोशिका द्रव्य में होगी। लेकिन अगर दो संरचना आपके सामने नाम आ जाए, एक तो केंद्रिका और एक गुणसूत्र, तो वो संरचना आपको कहाँ बतानी है? केंद्र के अंदर यहाँ पर होगी। ये है केंद्रिका और ये है गुणसूत्र। अगर आपको इन दोनों का स्थान पूछे कि बताइए केंद्रिका और गुणसूत्र कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना जो केंद्रिका और गुणसूत्र है वो केंद्र के अंदर पाए जाते हैं, जबकि बाकी जो भी आपको संरचना पूछे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी काय, लाइसोसोम, वो सब संरचनाएं कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन ने अभी तक ये जो क्लास देखी, इसके अंदर आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा था कोशिका के बारे में, जो बेसिक मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था उसका थोड़ा बहुत हमने रिवाइज किया। और उसके बाद हमने देखा था जो कोशिका के मुख्य भाग थे, जिसमें कोशिका भित्ति हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। आज हमने पढ़ी थी कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, उसकी संरचना, उसमें पाए जाने वाले घटक, वो किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, उससे संबंधित सिद्धांत। और उसके बाद हमने पढ़ा केंद्रक की बेसिक, मैंने आपको संरचना बताई है। इस केंद्र की संरचना के आधार पर कोशिकाओं को आगे दो भागों में बांटा गया है। आपने नाम सुना होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, इनके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी अपन को यहाँ तक याद रखना है। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट्स के कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को जरूर बताना। एक जो सिद्धांत है इसका वो भी ध्यान रखना। कोशिका झिल्ली का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत क्या था? तरल मोजेक सिद्धांत बताया था मैंने आपको, क्योंकि इसमें वसा और प्रोटीन की संरचना के आधार पर बताया गया था आपको। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा था? तरल मोजेक सिद्धांत। इस सिद्धांत को ध्यान रखना। यह सिद्धांत दिया गया था 1972 में, 1972 में। दो वैज्ञानिक थे, सिंगर व निकोलसन, इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। फिर आपको मैंने जो एनसीईआरटी डायग्राम था वो भी डायग्राम आपके सामने प्रस्तुत किया था। उसके बाद अपन ने देखा था केंद्र के बारे में कि केंद्र का कार्य क्या हो, इसकी संरचना किस प्रकार होती है, या केंद्र की खोज किसके द्वारा की गई थी। और केंद्रक में दो मुख्य रूप से अंग पाए जाते हैं, एक तो केंद्रिका और एक गुणसूत्र। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक थी आज की अपनी क्लास। यहाँ तक आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना, मैं नेक्स्ट क्लास में उस प्रॉब्लम का आपके सॉल्यूशन बताऊंगी। और यहाँ तक अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ वाले ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन जो डिजिटल क्लास स्टार्ट की आपके लिए करनी एकेडमी ने, वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका फायदा उठा सके। ओके तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।